साक्षात्कार शुरू करें उससे पहले आप अपनी व्यक्तिगत पहचान को उजागर कीजिए, अपने एकेडमिक्स के बारे में बताएं और अगर कहीं आप सरकारी सेवा में अगर कहीं पे पदस्थ हैं उसके बारे में बताएं और लास्ट में आप अपनी हॉबीज के बारे में बताएं प्लीज। सर मैंने 10th और 12th मेरे होम डिस्ट्रिक्ट से किया है, जिसमें मुझे 91% मिली है 10th में और 12th में 90% मैंने एक्वायर किया है। ठीक है। ग्रेजुएशन में सर मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, जिसमें मुझे 76% एक्वायर किया है। और सर 2018 से मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पर कार्यरत हूँ और सर मेरी जो प्रेजेंट पोस्टिंग है वो यूपीएससी है। ठीक है। आपने बीटेक जो है 2018 में करा और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करा? जी सर, मैंने 2015 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग 15 में करा। ठीक है। आप ये बताएं कि प्रशासनिक सेवाओं के अंदर के किसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को जाना चाहिए, इंजीनियर को जाना चाहिए? सर मुझे लगता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ज्यादा बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हर एक जो ग्रेजुएशन फील्ड है उसकी जगह है, क्योंकि सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मैंने अपने अंदर ऑब्जेक्टिविटी लाई है और जो टेक्नो फ्रेंडली जो आजकल ई गवर्नेंस का स्कोप है गवर्नेंस में एडमिनिस्ट्रेशन में, तो मुझे लगता है कि बीटेक के सब्जेक्ट्स भी हेल्पफुल होते हैं कि हम इसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के। जब आपने राह चुनी होगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12th के बाद में कि आपको बीटेक करना होता तो सामान्यतः ये समझा जाता है कि आप टेक्निकल क्षेत्र में जाने वाले हैं, जहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो अपने आप में अच्छा रिफिल हो सकता है, आप बाहर में जा सकते हैं। लेकिन सामान्यतः अगर देखा जाता है जो ह्यूमैनिटीज के जो छात्र होते हैं या अन्य विषयों के जो छात्र होते हैं जो ग्रेजुएशन करते हैं उसके उपरांत फिर वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। आपके पास में 4 साल का जो समय आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दिया और उसके बाद वो प्रशासनिक सेवा में आ रहे हैं, यहाँ पे तो कोई भी अगर देखा जाए तो ह्यूमैनिटीज का जो छात्र है वो भी कर सकता है आराम से। रही बात अब आप कर रहे हैं कि आप प्रशासन के अंदर नवाचार, ऐसे नवाचार करने के लिए तो ह्यूमैनिटीज का जो छात्र वो भी कर सकता है। मेरा जो अगला प्रश्न आपसे ये है कि आप अपने आप को कमतर नहीं रखते और उनके बराबर मानी जाए, क्योंकि प्रशासनिक सेवा का जो ढांचा है वो ये कहता है कि हमारे को सामान्य कैंडिडेट्स चाहिए। आप अपने आप को उनसे अपग्रेड कैसे करेंगे? सर मुझे लगता है कि जो 4 साल इंजीनियरिंग करी है उसमें एक पीयर प्रेशर झेला है हमने, एग्जाम्स इतने सारे होते हैं इंजीनियरिंग के वक्त, साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी की समझ है मैं ऐसा नहीं कह रही और लोगों को भी होती है, आजकल यंगस्टर जो है टेक्नो फ्रेंडली ही होते हैं बट थोड़ी एक्स्ट्रा समझ और उसका जो एक्सपीरियंस है उसके थ्रू जो टाइम मैनेजमेंट मैंने सीखा है, प्रेशर मैनेजमेंट मैंने सीखा है, स्ट्रेस मैनेजमेंट मैंने सीखा है, तो मुझे लगता है सर मैं उसे अप्लाई कर सकती हूँ अच्छे से गवर्नमेंट सर्विस में, एडमिनिस्ट्रेशन में पर्टिकुलर। चलिए ठीक है। आपने बताया कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर इंडिया अभी भी उत्तरोत्तर प्रगति नहीं कर पाया है, जितनी इसकी लार्ज पॉपुलेशन है, टेक्नोक्रेट्स हर साल जो है हजारों की संख्या में बीटेक वाले पास होते हैं, लेकिन जो एक रेशियो आ रहा है जो रिसर्च आ रहा है उसके अंदर कहते हैं कि ये ज्यादा आगे होते हैं और उसकी वजह से वो है वो छात्र टेक्निकल जैसे विषयों को छोड़ करके तो फिर सामान्य विषयों वाला काम करने लगते हैं। तो क्या आप उपयुक्त थी क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या फिर आपको ऐसा लगा कि इस डिग्री के अंदर मैं सस्टेन नहीं कर पाऊं जिसकी वजह से फिर आपने प्रशासनिक सेवा का रास्ता चुना? सर सीखा तो बहुत कुछ है और एक्ट भी था इंजीनियरिंग करना मुझे लगता है, लेकिन सर इंजीनियरिंग करते वक्त मेरा थोड़ा रुझान था एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के तरफ ही, बेसिकली इस वजह से मैंने ये फील्ड चूज किया। लेकिन फिर आपने एसएससी के अंदर 2-3 साल लगा दिए जी और फिर आप यूपीएससी और आरपीसी की तरफ नहीं गए और आपने एसएससी सीजीएल को चुना। तो मुझे ऐसा लगता है, हम सब लोगों को लगता है ऐसा है कि आप अभी भी जो है कंफर्म नहीं कर सकते कि आप आरपीसी के बाद में यूपीएससी की तरफ हम करेंगे, और जो एसएससी की जो सीट आपने एक जो थोड़े दिनों बाद उसको आप हो सकता है भविष्य में छोड़ देंगे, तो फिर कैसे न्याय करेंगे? सर बिल्कुल हो सकता है कि मैंने ये समय पर रहते हुए डिसीजन ना लिया हो, बट सर एसएससी में भी मैं इसलिए जाना चाहती थी कि मैं पहले अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। मैं 4th ईयर में मैंने सोचा था कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी करूं, लेकिन इससे पहले कि मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, तो इस रेस्पेक्ट में मेरी मैथ्स तो ठीक थी, तो मैंने एग्जाम दे दिया था सीजीएल का और वो पूरा हुआ, मेरी जॉब लग गई। सर उसके बाद से देर आफ्टर मैंने प्रिपरेशन करी और सर रही सीट छोड़ने की बात, तो सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में
ये लिबर्टी देती है, कॉन्स्टिट्यूशन का लिबर्टी देता है। चलिए आप ये बताएं कि महिला स्वावलंबन से संबंधित राजस्थान की कोई फ्लैगशिप योजनाओं को बताएं आप हमें, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन तो हो ही रहा है, साथ ही महिलाओं को सशक्तिकरण का किया जाए। सर एक तो लागू प्रोत्साहन योजना है, किसका पुराना स्वरूप है? नवीन संस्करण तो लागू प्रोत्साहन योजना को, इसका पुराना संस्करण जो था उसका क्या नाम था, कब इसकी शुरू हुई? सर शुरुआत तो कब हुई तो वो ईयर तो मुझे याद नहीं है, सॉरी। राजश्री स्कीम थी जिसके तहत 50,000 का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता था बालिकाओं को, और अब वो लागू प्रोत्साहन योजना है और इसी साल से 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं बालिकाओं के लिए 21 वर्ष की उम्र तक 7 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं। चलिए ठीक है। 21 साल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद में कोई बालिका उच्चतर शिक्षा के लिए बाहर विदेश जाना चाहती है सरकार के सहयोग से, सरकार के खर्चे से, तो कौन सी योजना का लाभ उसको मिलने वाला है? सर विवेकानंद हायर एजुकेशन, सॉरी सर मुझे स्कीम का पूरा नाम नहीं पता, जो पहले राजीव गांधी स्कॉलरशिप स्कीम थी उसी का नया नाम बना दिया गया है। ठीक है, कि हायर एजुकेशन में उन्हें असिस्टेंस दिया जाएगा। और क्या फिर परसेंटेज के प्रावधान का कुछ है क्या क्राइटेरिया? क्या क्राइटेरिया है सर इसके अंदर? 8 लाख से कम जिनकी आय है उनके लिए है सालाना आय जो है। चलिए ठीक है। आपने गांधी पुरस्कार योजना के बारे में सुना होगा, क्या है और आपने इसका लाभ लिया क्या? जी सर, मुझे 10th में और 12th में इसका लाभ मिला है सर। ठीक है। सर तो डिस्ट्रिक्ट में कितनी लड़कियों को चुनते हैं इसमें? सर इसमें ये है कि 75% एंड अबाव परसेंटेज लाने पे आपको गांधी पुरस्कार मिलता है। ठीक है। चलिए आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री जल जीवन एक योजना चली थी राजस्थान के अंदर, इसके कितने बड़े जो इम्पैक्ट देखने को मिले? सर प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत बेसिकली वाटर रिचार्जिंग स्ट्रक्चर पे फोकस किया गया था और ग्राम पंचायतों को मिलाकर उसको बेसिकली ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन हो सके, इसीलिए ग्राम पंचायत और जो सिविल सोसाइटी है, जो विलेज कम्युनिटी है, उन्हें भामाशाह को भी मिलाया गया था, जिसके तहत वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए गए थे। सर मुझे लगता है काफी 70,000 से ऊपर, सर मैं श्योर नहीं डेटा के हिसाब से, बट काफी स्ट्रक्चर्स बनाए जा चुके हैं और जो पुराने जो ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेस है उनका पुनरुद्धार भी किया गया है सर। अंत्योदय योजना से आप क्या समझते हैं? तो राजस्थान के अंदर अंत्योदय योजना है उसकी शुरुआत कब हुई और वर्तमान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना जो है उसके अंदर कितने परिवारों को कवर किया गया, उनको कितनी आर्थिक सहायता उनको प्रदान की जाएगी, प्लीज बताइए। सर अंत्योदय का मतलब तो यही है कि जो एकदम बेसिक लेवल पे जो लोग हैं, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो उनका भी डेवलपमेंट करना, उनके भी उनके लिए ये सभी पर्टिकुलर स्कीम। सर लेकिन मैं श्योर हूँ कि कितने इसमें। तेंदुलकर समिति और लकड़ावाला समिति के बारे में कुछ जानकारी है क्या आपको? जी सर, तेंदुलकर समिति बेसिकली ये पॉवर्टी लाइन के लिए आई थी। उन्होंने बताया था कि मिनिमम कैलोरी कंजम्पशन कितना होना चाहिए, उस अकॉर्डिंग पॉवर्टी लाइन बताई गई थी। ठीक है, इसके अलावा कुछ लकड़ावाला समिति के बारे में कुछ है जानकारी आपको? सर ये भी इसी से रिलेटेड है, बट चलिए हम दोनों राज्यों की जो है वो अभी थोड़ा डिफरेंसेस जानने का प्रयास करेंगे कि दिल्ली में आप अभी पोस्टेड हैं, तो दिल्ली के अंदर AQI का जो लेवल है वो दिन प्रतिदिन कह सकते हैं कि सर्दियों में तो कहीं जो है खतरनाक स्तर पे पहुंच जाता है। इसको रोकने के रोकथाम के उपाय बताएं। वो राजस्थान भी जो कमोबेश उसी स्थिति में अभी आने वाला है, तो राजस्थान सरकार को ऐसे कौन कौन से पहले ही जो है ऐसे स्टेप्स उठा देने चाहिए जिसकी वजह से इस प्रकार की समस्या का सामना आम नागरिकों को नहीं करना? सर पहली चीज तो दिल्ली में AQI का प्रॉब्लम, हम ठंड आती है तभी हम मेजर्स लेते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर एक स्टेप ऐसे ले लिया जाए कि हमें पूरे साल के लिए पहले से ही अगर हम डिफाइन कर ले कि हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, तो वो बेटर रहेगा। हमेशा सुप्रीम कोर्ट जब वर्डिक्ट देता है तभी हम कोई काम करते हैं, बट सर प्रॉब्लम गवर्नमेंट तो काम करती है, बट प्रॉब्लम दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में है, पॉपुलेशन में है, ट्रैफिक प्रॉब्लम में है। तो मुझे लगता है सर अगर इन पे कंट्रोल, ट्रैफिक कंजेशन पे अगर हम कंट्रोल करेंगे, एनक्रोचमेंट हटाएंगे, तो यातायात की समस्या नहीं रहेगी और इससे जो व्हीकल एमिशंस है वो कम होंगे। मेरा इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि अपना पड़ोसी देश चाइना, बीजिंग और शंघाई के अंदर भी इस प्रकार का पोल्यूशन 2010 के अंदर देखा गया, लेकिन वहां पे उन्होंने कौन कौन से रोकथाम
के जो उपाय थे उनको सेंट्रलाइज करा और वहां पे सारी चीजें ठीक हो गई। और पड़ोसी देश भारत की भी बात कर लेते हैं, जहां पे 2030 के अंदर कॉमनवेल्थ होने वाले और 2036 के अंदर ओलंपिक होने वाले हैं। देश की जो वैश्विक छवि है उसको सुधार करने के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं, पड़ोसी देशों की सीख करके, क्योंकि ये तो अडैप्टेबिलिटी है। बताइए सर, पहला तो चाइना ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फोकस किया है, और सर दूसरी चीज रिन्यूएबल एनर्जी पे ट्रांसफर किया है उन्होंने, और उसमें काफी उनका योगदान रहा है। स्पेशली सर उन्होंने वहाँ पे बीजिंग और शंघाई में ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रखे हैं जहाँ पे सेवरल रेस्ट्रिक्शंस है, और बिल्कुल जो वहाँ पे इंडस्ट्रीज है उनको भी सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है कि जिससे वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आ सके, कोल बेस्ड एनर्जी को छोड़ के। ठीक है, भारत में भी इस पे काम करने की आवश्यकता है। मेरा अंतिम सवाल आपसे, अभी दक्षिण जो राज्य है वहां पे अभी तूफान के बारे में जानकारी हम सब लोगों को मिल रही है, जिसका नाम डेकुआ करके है। डेकुआ जो नाम है वो कौन से संगठन के द्वारा दिया जाता है? पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि सागर बंधु एक अभियान चलाया जा रहा है, वो क्या है? सर संगठन दित्वा किसने, वो तो मुझे पता नहीं सर, बट इस बार यमन में दिया है ये नाम, दित्वा साइक्लोन जो है। ठीक है, बेसिकली जो कोस्टल एरियाज होते हैं, कोस्टल कंट्रीज होते हैं, उनसे एक नाम लिया जाता है और एक लाइन में उनके द्वारा नाम पूछा जाता है, तो इस बार यमन ने दिया है। ठीक है, सागर बंधु, व्हाट अबाउट सागर बंधु? ये इंडिया का ऑपरेशन है श्रीलंका में, जहाँ पे लोगों को इवैक्यूएट किया जाता है। ठीक है, थैंक यू सर। प्लीज मैम, आप यूपीएससी में काम कर रही हैं जी। आपको क्या लगता है कि आप आरपीएससी के भी एग्जाम दे रहे हैं, आपको क्या लगता है आरपीएससी को यूपीएससी से क्या सीखने की जरूरत है? सर पहली बात तो आरपीएससी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन बैकबोन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट संगठन है और अच्छा काम कर रही है सर, ऐसा। लेकिन सर अगर रिफॉर्म्स की ही बात है तो यूपीएससी में भी कुछ रिफॉर्म्स की आवश्यकता है जो आरपीएससी से सीखना चाहिए। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि यूपीएससी से आरपीएससी को क्या सीखना चाहिए? सर पहली चीज तो यही है कि एक पर्टिकुलर एग्जाम कैलेंडर जो आरपीएससी अब स्टार्ट कर चुकी है, बट सर अगर जैसे आरएस का एग्जाम है तो उसके लिए प्री मेंस और जो मेन जो एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है अगर वो टाइम पे वो बता दे कि इसके लिए तैयार है। इसके अलावा सर दूसरी चीज लगता है जो सर यूपीएससी के अगेंस्ट काफी कम लिटिगेशंस है, अगर हम इस प्रयास में थोड़ा और काम कर सके आरपीएससी तो सर। अपॉइंटमेंट्स को लेकर आपको नहीं लगता? हाँ सर, टाइमली अपॉइंटमेंट होते हैं वहाँ पे, और सर इसी दिशा में आरपीएससी भी अब धीरे धीरे अब एग्जाम कैलेंडर जारी करने लग गई है और टाइमली अब रिक्रूटमेंट हो भी रहे हैं सर। ओके, और आरपीएससी से यूपीएससी को क्या सीखना चाहिए? सर पहली चीज आरपीएससी आजकल ट्रांसपेरेंसी की तरफ आगे जा रही है, क्योंकि जो मेंस की कॉपीज है आरपीएससी आरटीआई के थ्रू दिखाती है, बट यूपीएससी में ऐसा नहीं है सर। और सर जो सेम डे आंसर की जारी करना आरपीएससी सेम डे जारी करती है, जबकि यूपीएससी सर नहीं करती है, लास्ट में बताते हैं। तो इसको लेकर कुछ रिफॉर्म्स की बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दिया है इससे रिलेटेड कुछ अभी इन दिनों में आंसर की को लेकर स्पेसिफिक? सर ठीक है, नई ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन किया जा सकता है, आपको पता है अभी कितनी ऑल इंडिया सर्विसेज है? सर 3 है। कौन कौन सी? आईएएस है, आईपीएस है और आईएफएस है। तो इनको ऑल इंडिया सर्विसेज क्यों बोलते हैं? हाँ सर, जहाँ तक मैं समझ सकती हूँ ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब जहाँ ऑल इंडिया पोस्टिंग हो सकती है उनकी विद इन स्टेट गवर्नमेंट्स में। ऑल इंडिया कहाँ पे? इसमें तो फिक्स कैडर होता है, फिर उसके बाद आप तो चेंज नहीं हो पाता जल्दी से। जी सर, एक पर्टिकुलर लेवल तक कैडर होता है, बट सर उसमें भी ऑल इंडिया जरूरी है जिस कैडर से आप रिलेट करते हो वहीं पे आपको पोस्टिंग मिले। ओके, इनकी गठन की प्रक्रिया क्या है? अगर मान लो मुझे नई सर्विस ऑल इंडिया सर्विस डिसाइड करनी है, नई बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? सर राज्यसभा में रिजोल्यूशन आता है इसका सबसे पहले। ठीक है, कितने से होना चाहिए रिजोल्यूशन, कितने से पास होना चाहिए? सर स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए, उसके अंदर 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग प्लस मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। ठीक है, आगे श्योर हो क्या आप? ऐसा है सर मैं श्योर नहीं हूँ। आगे उसके बाद क्या किया जाएगा? सर उसके बाद लोकसभा से रिजोल्यूशन पास होगा।
ठीक है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा ऑर्डर, और अगर वो सहमत होंगे तो बनाया जाएगा। ठीक है। एक कोटपूतली बहरोड अलग हो गया अलवर से, ठीक। कांग्रेस के टाइम में एक कमेटी होती है, वो 51 जिले बना देती है। बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम कमेटी आती है, वो 9 घटा के जिलों की संख्या कम कर देती है। आपको क्या लगता है, ये एक राजनीतिक मुद्दा ज्यादा बन गया है न कि प्रशासनिक? सर राजनीतिक मुद्दा वन ऑफ द रीजन हो सकता है इसमें, लेकिन सर प्रशासनिक रीजन भी इसमें इंक्लूडेड थे। क्योंकि सर जैसे अगर मैं मेरी डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, कोटपुतली बहरोड, तो पहले वो जयपुर हेडक्वार्टर के अंदर आता था, तो वहां से बहुत ज्यादा डिस्टेंस रहता था, तो कोई असुविधा काफी होती थी। और वही अब अलग डिस्ट्रिक्ट बन जाने से रिसोर्सेस आ गए हैं हमारे पास, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ गई है। तो सर मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन वाला है, बट हाँ सर आपका कहना ठीक है कि पॉलिटिकल रीजन भी एक इशू था, इसीलिए तो सरकार ने दोबारा कमेटी गठित करके जो 9 डिस्ट्रिक्ट थी उनको फिर से। तो जयपुर से डिस्टेंस ही एकमात्र रीजन हो सकता है कि आप बीकानेर के आप कितने ही टुकड़े कर लीजिए, तो जयपुर से डिस्टेंस तो दिखेगी, फिर जी सर, जैसलमेर की भी दिखेगी। जी सर। फिर मैम सर वन ऑफ द रीजन होता है ये, लेकिन और चीजें भी जरूरी है। सर जैसे कोटपुतली बहरोड एनसीआर रीजन के पास भी है, और वहाँ पे ऑटोमोटिव पार्ट्स का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, सीमेंट प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। तो सर रिसोर्स एलोकेशन के लिए अच्छी चीज है कि अगर अलग से डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और काम कर पाएगा। कोटपुतली और बहरोड का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, कोटपुतली और बहरोड? सर एक जगह है का, सर मैं वो जगह रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, वो बीच में ही है सर, कोटपुतली और बहरोड के ही बीच में है, 500 रोड पे है। अच्छा, तो इनमें डिस्टेंस कितनी है कोटपुतली और बहरोड में? सर 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। फिर दोनों को मिला के एक जिला, इस तरीके से नाम क्यों रखा गया इनका? सर बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही एक छोटा रीजन ऑक्यूपाई करते हैं, दोनों को मिला देने से सर फिर हम ये भी है सर कि हम हर छोटे रीजन को अलग से इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रिक्ट नहीं बना सकते, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रेंट भी है हमारे पास, फिर हमें ज्यादा रिसोर्सेज एलोकेट करने पड़ेंगे। तो सर मुझे लगता है कि कोटपुतली और बहरोड को मिला के बनाना एक बेटर डिसीजन था सर। ठीक है, आप दिल्ली में रहे हो, तो वहां के एनजी की पावर्स में और यहाँ के गवर्नर की पावर में क्या डिफरेंस देखते हो? सर जो एलजी है, यूटी का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 238 में ही दे रखा है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को, और सॉरी सर 239 ठीक है, इसमें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं गवर्नर को, और बेसिकली जितने भी पावर्स है लॉ को पास करने की, वो एलजी के पास है सर दिल्ली में। तो राजस्थान में भी असेंबली और दिल्ली में भी है, बट सर मुझे लगता है कि दिल्ली में थोड़ा जो एलजी का रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंस्पायर किया जाता है, ज्यादा पावरफुल है इन रिस्पेक्ट ऑफ पुलिस, पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, बीच में एक बात चली थी, बार बार केजरीवाल बोलते थे इस बात को कि एलजी नहीं है, वॉइस राई है, वॉइस राई। तो क्या था ये, उस टाइम पे क्या इश्यू चल रहा था केजरीवाल जी और एलजी के बीच में? इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट भी दिया था। जी सर, कुछ जानकारी हो उसके बारे में? जी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही सर। ओके, अच्छा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में दिल्ली के में और राजस्थान के में क्या डिफरेंस है? सॉरी सर, ठीक है, पॉल्यूशन के लिए दिल्ली में ऑड इवन का सिस्टम किया गया, क्या अब राजस्थान को इस सिस्टम को अपनाने की जरूरत है, स्पेशली जयपुर में? सर अपनाया जा सकता है, बट ऑड इवन अपनाने से भी दिल्ली में कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस आए नहीं थे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में। तो बेटर है कि हम व्हीकल्स के ऊपर हम जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोट करें, ज्यादा बेटर ये है। और या फिर हम अपने जो ट्रैफिक रूल्स है, जो जयपुर में एक थोड़ी प्रॉब्लम है इसकी भी, ट्रैफिक रूल्स फॉलो होने की, उसकी समस्या को सॉल्व करें पहले और एनक्रोचमेंट कम करें। तो मुझे लगता है सर ऑड इवन से बेटर तरीका है, क्योंकि लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आती है ऑड इवन में। ठीक है, ऑड इवन एक बार के लिए ऐसा मान लेते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट ऑड इवन इंप्लीमेंट करने का सोचता है, ठीक है, तो उसके मेजर चैलेंजेस क्या है, आपको क्या लगता है इन रिफॉर्म्स के बाद आप ऑड इवन सोच सकते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट को ये स्टेप्स लेने चाहिए, उसके बाद ही ऑड इवन पॉसिबल है? सर सबसे पहले तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाना होगा। दूसरी सर
पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में मेट्रो पे फोकस करना चाहिए हमें, मेट्रो कनेक्टिविटी रहेगी उतना अच्छा रहेगा। और सर हमें जो सिटीजन्स है उनको अवेयर करना चाहिए, अगर शॉर्ट डिस्टेंस है तो व्हाई नॉट साइकिलिंग क्यों नहीं यूज कर सकते, या फिर आप शेयर कैब क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीजें सर ट्रांसपोर्ट अगर सड़कों पे कम ट्रांसपोर्टेशन रहेगा तो सर मुझे तो आराम से ऑर्डिनल भी लागू हो पाएगा सर, फिर प्रॉब्लम होगी लोगों को आने जाने में। ठीक बात, आपने मैकेनिकल से भी है और आपने ई व्हीकल की भी बात की। ई व्हीकल्स को लेकर मेजर चैलेंजेस क्या है इंडिया में ओवरऑल? सर सबसे पहली चीज तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग में ही इंडिया अभी वैसे सेल्फ सफिशिएंट है, पर सर जो सेमीकंडक्टर का यूज होता है, फिर रेयर अर्थ मैग्नेट्स का यूज होता है, वो हमें बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, रॉ मटेरियल्स जो इंपोर्ट का है डिपेंडेंट है हम। ठीक है, एक ये हो गया, और इसके अलावा दूसरा चैलेंज है एक चार्जिंग स्टेशन, अभी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस अकॉर्डिंग बिल्ट नहीं है कि लार्ज डिस्टेंस पे चार्जिंग स्टेशन अभी पूरे नहीं बने हैं सर। राजस्थान ने ई व्हीकल पॉलिसी जारी की थी, है आपको जानकारी इसकी? सर थोड़ी बहुत है, जिसके अंदर राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा था कि हमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो बसेस है 800 से ज्यादा हमें वो डिप्लॉय करनी चाहिए ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ई व्हीकल्स पे हो पाए। और साथ ही साथ सर उसमें सब्सिडी भी दी गई थी कि जो 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, उनको सब्सिडी प्रोवाइड की गई थी। कितने सब्सिडी दी गई थी कुछ पता है? सॉरी सर। ओके, 3D प्रिंटिंग क्या होती है? सर 3D प्रिंटिंग सर जितना मुझे पता है जो हम रॉ मटेरियल्स मतलब हम कमांड देते हैं और जो मशीन है वो सेल्फ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलप करती है 3D प्रिंटिंग। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में मैकेनिकल का क्या रोल हो सकता है? सर मैकेनिकल के थ्रू बेसिकली ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स का डेवलपमेंट, नए तरह के ऑटोमोबाइल्स, और फिर साथ ही मैकेनिकल के साथ साथ जो मशीन्स है उनको आईओटी से कनेक्ट करना, हर जगह मशीन्स काम हो रही है, तो अगर मशीन्स को हम एआई के थ्रू उनको खुद को सेल्फ रिलायबल बना दे, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी रोल है, साथ ही कंप्यूटर इंजीनियरिंग का भी रोल है सर, तो उससे हमें काफी डेवलपमेंट हो सकती है आने वाले समय में। ठीक है, BS4 का नाम सुना है आपने, BS6 का भी सुना होगा। इंडिया सीधे BS4 से BS6 पे गया। BS6 है क्या है? वैसे हम बात करते रहते हैं BS4 6, है क्या BS6? सर भारत स्टेज 6 है। बेसिकली सर ये BS4 में जैसे जो एमिशंस है ये बताते कि कितने एमिशंस अलाउड है, तो मतलब एमिशंस पे कंट्रोल करती है, तो BS6 जो है वो व्हीकल्स पे कंट्रोल करती है और सेफर एमिशन होते हैं सर। यूरो स्टैंडर्ड से कुछ अलग है क्या? तो वैसे ही है? सही सर, मुझे ठीक है। पाकिस्तान और यूएसए कई बार है, आप इस बात को मानते हो? तो भारत के लिए कितना चैलेंजिंग होगा आने वाले टाइम में, आपको क्या लगता है? सर बिल्कुल थोड़ा बहुत चैलेंजिंग रहेगा इंडिया के लिए, बट सर यूएसए के साथ इंडिया ने हमेशा मतलब एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि हमारा स्टैंड जो होता है, हम फ्रेंड्स तो है ही, फ्रेंडशिप का रिलेशन तो है ही, लेकिन सर यूएस का स्टैंड भी बदलता रहता है, तो क्या पता भविष्य में इंडिया की तरफ आए यूएस। तो अभी के क्या चैलेंजेस है, आपको क्या लगता है कि दोनों पास आ रहे हैं, तो अभी के लिए इंडिया के लिए क्या चैलेंज है? सर एक तो स्ट्रैटेजिकली थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो पाकिस्तान से लगता है, और यूएस से जो है वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में मतलब जो डिफेंस एक्सपोर्टिंग कंट्री है, तो कल को अगर एक्ट ऑफ वॉर होता है तो इंडिया के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है सर। साथ ही सर जो वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए यूएनएससी में यूएसए का सबसे ज्यादा योगदान है, तो कोई भी अगर ना टेररिज्म से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, क्राइम से रिलेटेड कोई भी इशू होता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो इंडिया को थोड़ा सपोर्ट मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है पाकिस्तान के अगेंस्ट। ठीक है सर, प्लीज। ठीक है, आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, तो ये ऑक्टेन और सीटेन नंबर क्या होता है? ये एमिशन कंट्रोल कैसे करते हैं? जैसे ऑटोमोबाइल में एमिशन निकलता है, तो कैसे करते हैं? टेक्निकल कन्वर्टर का नाम सुना आपने?
जी सर। क्या होता है? सर कैटालिटिक कन्वर्टर बेसिकली जो हार्मफुल जो एमिशन होते हैं उनको लेस हार्मफुल में चेंज कर देते हैं, जैसे क्या होता है कार्बन उसमें? डाइऑक्साइड को CO2 में कन्वर्ट कर देना, ये हम्म। होता है कैटालिटिक तो कन्वर्टर। जो ईवी व्हीकल्स हैं इसमें इंजन होता है क्या? ईवी के बारे में आपने बताया, अभी इसमें इंजन होता है, जी सर। कैसे काम करता है? इसमें तो कोई फ्यूल वगैरह जाता ही नहीं। सर बैटरी होती है, सॉरी सर, बैटरी तो होती है, बैटरी से बैटरी से ऑपरेटेड होता है इंजन सर, इंजन तो है। तो इसमें कोई सिस्टम होता है जिससे पावर कंट्रोल हो, चारों टायर घूमते हैं, अलग अलग स्पीड होती है कई बार। सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में पढ़ी। तो जैसे मान लो ट्रक होता है, वो टैंक लेता है, तो उसके पीछे दो टायर होते हैं, उनमें पावर व्हील ड्राइव होती है। जी। तो एक टायर तो धीरे गति से घूमता है, और जैसे आउटर होता है उसकी पेरिफेरल ज्यादा होती है, उसके राउंड ज्यादा होते हैं, तो उसको वो क्या सिस्टम होता है? सर शॉर्ट बट डिफरेंशियल होता है, जिसकी वजह से टायर की गति अंदर वाला ज्यादा धीरे घूमता है, बाहर वाला तेज घूमता है सर, बट मैं श्योर नहीं हूँ। तो आपने पढ़ाई नहीं की थी क्या मैकेनिक में? सॉरी सर। या फिर आपको लगा कि जैसे ऐसे बोलते हैं कि मैकेनिकल है या फिर ये इस टाइप के काम तो आदमी के होते हैं, लड़कियों के लिए नहीं होते, ठीक है, उदाहरण थी पहले। हाँ तो उसके आगे से सहमत कर गई कि ये नहीं है लड़कियों के लिए काम ये। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लड़कियों का काम होना चाहिए और आना चाहिए सर, ऐसी बात है सर, बट मैं इसके बारे में जरूर पढ़ूंगी सर। ठीक है, चलो अभी जैसे ऑटो सेल काफी जैसे आदि के अखबार में न्यूज आई थी कि ऑटो सेल है उनकी काफी अच्छी ग्रोथ हुई है, उसके पीछे क्या कहा? सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं। करंट अफेयर नहीं? ठीक है, चलो एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है सर। यस आई नो, व्हाट इज इट? सर जैसे मशीन्स का ह्यूमन लाइक वर्किंग करना, जैसे कि उनकी तरह सोचना, कोई भी लॉजिकल इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या? सर ऐसा माना जाता है कि अगर हम ज्यादा एम्पावर कर देंगे एआई को, जो जितना भी डेटा है अगर हम उसे फीड कर देंगे, तो भविष्य में ह्यूमंस के लिए खतरा हो सकता है, मे बी अगर वो सेल्फ गवर्निंग हो जाए। और सर ऐसा भी कहा जाता है बहुत जगह कि ये जो ह्यूमन की जो जो आज के दिन क्या नकारात्मक आज के दिन? सर एक तो लॉस ऑफ जॉब्स, ठीक है, और सर एक बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी, ह्यूमन का दिमाग कम मतलब बहुत ज्यादा डिपेंडेबल हो गया है इन पे, हम खुद से क्रिएटिव सोच नहीं पाते हैं। सर इसी रिस्पेक्ट में जो जैसे मुझे लगता है स्ट्रैटेजिक जो फील्ड होते हैं उनमें। ठीक है, आपने कुछ अभी नाम लिया था आईओटी, ये आईओटी क्या है? सर बेसिकली ये डिवाइसेस है, जो फिजिकल डिवाइसेस है उनको इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से लिंक कर दिया जाता है, और सर ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जिससे बेटर जैसे स्मार्ट होम्स हो गए, जैसे ड्राइवरलेस कार हो गई। इन डिवाइसेस का कुछ आईडी नंबर वगैरह कुछ होता है क्या, या फिर ऐसे ही इसको कनेक्ट कर सकते हो उनके साथ? सर जैसे इसमें तो ब्लूटूथ है, जैसे मेरे को इस क्लास में पानी डालना ऑटोमेटिक हो सकता है? जी सर, मशीन के थ्रू पॉसिबल है। तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा? और सर सबसे पहले तो मशीन जो ठीक है, आपने यूएनएससी का बताया अभी कि यूएनएससी में जैसे इंडिया को सपोर्ट लेना है चाइना से, और इवन अगेंस्ट पाकिस्तान कोई रेजोल्यूशन पास करना हमारे लिए चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है। तो यूएनएससी तो वैसे भी कुछ खास काम कर रही है, यूक्रेन का युद्ध देख लो, चाहे गाजा का देख लो, कुछ खास कर नहीं पाया, इवन कभी चर्चा भी नहीं है कि यूएनएससी में कुछ हो रहा है। तो ये तो वैसे ही असफल ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर अपन क्यों डराएं? सर जो यूएनएससी है वो आई थिंक यूनाइटेड नेशन इक्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें इतनी सारी कंट्रीज आज भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है हमें बातचीत करने के लिए, आर्ग्यूमेंट करने के लिए। और सर यूएनएससी बिल्कुल सर कुछ इंस्टेंस हो सकते हैं जहाँ पे सक्सेसफुल ना रहा हो, बट इनके कुछ ह्यूमैनिटेरियन मिशंस भी रहे हैं, और यूएनएससी के थ्रू काफी एड भी प्रोवाइड होती रही है सूडान में, अफ्रीकन कंट्रीज में ज्यादातर ऐसा हो रखा है। तो सर इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन तो सर है यूएनएससी। इसके कोई सफल मिशन आपको ध्यान में है? सर मुझे अभी थोड़े समय पहले जो सूडान में मिशन हुआ था, लेकिन वो काफी पुराना है, ऐसा कुछ बहुत दिन का नहीं है। ठीक है, मान लो आपको एसडी आप बन जाते हैं, एक कल्पना के तौर पे मान लेते हैं कि आप एसडी में पोस्टेड हो गए किसी क्षेत्र में, तो आपकी जैसे प्रायोरिटी क्या होगी वहां पे?
किस तरह, मान लो आपका कोई सबॉर्डिनेट स्टाफ है वो काम नहीं करता है और इवन वो 9 से लेके 6 बजे तक ऑफिस भी आते हैं लेकिन वो काम नहीं करते, तो उनको कैसे हैंडल करोगे आप? और सर सबसे पहले तो मैं जानने की कोशिश करूंगी अपने स्टाफ से कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कोई स्कीम है, कोई काम है कि वो रुक कर रहा है, क्योंकि काम नहीं हो रहा है ये तो पता चल ही रहा है। तो मैं उनको बुला के उनसे पहले पूछना चाहूंगी कि प्रॉब्लम किधर है, कैसे काम हो सकता है, और अगर मैं मेरे लेवल तक अगर उसको सॉल्व कर पाई तो सर मैं सबसे पहले वही कोशिश करूंगी। और फिर साथ ही में उन्हें समझाऊंगी भी अगर प्रॉब्लम नहीं है कोई इन केस, वैसे तो मुझे लगता नहीं है। ई गवर्नेंस, ई फाइलिंग चलता है आजकल, ई ऑफिस चलता है, ये क्या है? सर ई ऑफिस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो भी फाइल प्रोसेसिंग का काम होता है वो ई ऑफिस होता है। सर इससे एक तो पेपर वर्क खत्म हो जाता है, सबसे अच्छी चीज ये है, और सर टाइम भी पता चलता है कि किसके पास कहाँ गई है फाइल, तो प्रॉपर वर्क भी हो जाता है सर। तो इससे कुछ प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इससे? जी सर बिल्कुल। ठीक है, आप जैसे एक यूपीएससी में आप काम कर रहे हैं तो ये भी एक संवैधानिक संस्था है, तो और कौन कौन सी संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन कौन सी है? सर एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, कैग है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, सर ऑफिस रेगुलेटरी। चलो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे काफी अभी जैसे अपोजिशन की तरफ से और बाकी पार्टीज की तरफ से भी काफी अपने विरोध दर्ज कराए जाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या अपना रोल सही प्ले कर रहा है? सर बिल्कुल सर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और सर मुझे तो लगता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी में क्या अंतर होता है? सर जो एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू किसी एक्ट से आए वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन हो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में सभी कॉन्स्टिट्यूशन के। जैसे यूपीएससी है वो सिलेक्शन करती है, उसके बाद में लिस्ट देती है गवर्नमेंट को, तो उसके लिए मैंडेटरी है क्या मानना? सर बिल्कुल सर मैंडेटरी नहीं है, एडवाइजरी है, बट रिक्रूटमेंट में जैसे ग्रुप ए ग्रुप बी सर्विसेज होते हैं सर उसमें तो प्रेसिडेंट के पास रिपोर्ट जाती है डायरेक्ट, तो वो तो सर मैंडेटरी होता ही है, लेकिन और जो केसेस होते हैं सॉरी सर मुझे मैं रिजर्वेशन में क्या रोल रहता है यूपीएससी का? सर रिजर्वेशन में एज सच रिक्रूटमेंट बॉडी है सर, तो फिर जैसे रिक्रूटमेंट रूल्स बनाते हैं फॉर्म करते वक्त या फिर जब अमेंडमेंट करना होता है तो यूपीएससी रिकमेंडेशन देती है प्रेसिडेंट को इन केस ऑफ रिजर्वेशन। देती है? जी सर। देती है सर। ठीक है, चलो आपने बताया। इसके अलावा जैसे अभी COP 30 अभी आयोजित हुई थी, वो कहाँ पे हुई? सर ब्राजील में। और उसमें डेवलपिंग नेशंस के क्या कंसर्न है? सर सबसे पहला कंसर्न तो ये है कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए डेवलपिंग नेशंस को क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए, वो इतने जो वो मनी जो जिसका डिमांड कर रहे हैं वो अभी डेवलप नेशंस प्रोवाइड नहीं कर रहे। सर साथ साथ में फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी और टेक्नोलॉजी भी, जिसके थ्रू क्लाइमेट चेंज को कोप अप करा जा सकता है। सर दूसरा जैसा कि एक कंसर्न ये भी है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो अभी डेवलपिंग स्टेज में है, तो उनमें जो कार्बन एमिशन है वो थोड़ा कंपैरेटिवली जो ज्यादा है कोल का यूज, तो वो नहीं चाहते कि इसको अभी तुरंत ही फेज आउट कर दिया जाए, वो चाहते हैं कि थोड़ा समय मिले ताकि वो पहले अपनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे भी थोड़ा फोकस करके और फिर क्लीन एनर्जी की तरफ आ सके। ठीक है, मेरा लास्ट क्वेश्चन, ये एससी कैसे काम करता है? सर ये जूल थॉमसन इफेक्ट के ऊपर काम करता है एसी, जिसमें सबसे पहले जो हवा है उसको छोटी जगह से उसे गुजारा जाता है हाई प्रेशर। नाम होता है ना कुछ उसका, कंप्रेसर, कंडेंसर, कुछ नाम होता है? कंप्रेसर। ठीक है, आपकी जैसे आप यूपीएससी में काम कर रहे हो तो नेचुरल और फंडामेंटल राइट्स में क्या अंतर है? नेचुरल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, लीगल राइट्स होते हैं, इनमें क्या? सर फंडामेंटल राइट्स तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दे रखे हैं, जैसे राइट टू लाइफ है जो हमारे आर्टिकल में दे रखे हैं, वो फंडामेंटल राइट्स है। सर नेचुरल राइट्स आई थिंक जो नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग जो राइट्स है जो होने ही चाहिए, आई थिंक। कोई एग्जांपल बताओ, जैसे एक ये तो नेचुरल राइट है और ये फंडामेंटल राइट है। सर आई थिंक राइट टू फूड में भी नेचुरल राइट है,
और फंडामेंटल राइट तो राइट टू लाइफ है, राइट टू रिलीजन है, राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ओके, आप मैकेनिकल को साधा रही हैं और आपने साइकिल भी चलाई होगी। साइकिल में 2 ब्रेक होते हैं, आगे वाला जो ब्रेक मारते हैं सडन, तो आदमी आगे की तरफ जाता है, कौन सा फोर्स काम करता है? सर उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन काम करता है। फर्स्ट ही लॉ है कि अगर कोई चीज अगर इन मोशन है तो वो इमोशन में रहना प्रेफर करती है। अगर उसके सडनली ब्रेक लग जाते हैं तो हम तो मोशन में होते हैं बट साइकिल स्टॉप हो जाती है। तो इस वजह से आप पीछे वाला ब्रेक लगाया तो आप गिरोगे। हाँ, आगे वाला जो ब्रेक लगा वो तो व्यक्ति चलता है, कौन सा फोर्स? चलिए कोई बात नहीं। अभी हम देखते हैं कि किसी कारों के पीछे एयर ब्रेक लिखा होता है, डिस्क ब्रेक भी लिखा होता है, नॉर्मल ब्रेक भी होता है। डिस्क और एयर ब्रेक में क्या फर्क है? सॉरी सर। चलिए, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे। भारत के अंदर 2 घटनाएं हुई। एक तो अहमदाबाद के अंदर एक एयरक्राफ्ट जो यात्रियों को ले जा रहा था विमान, वो अचानक गिर गए। और एक दुबई के अंदर फ्लाइंग शो के अंदर तेजस मार्क 1A जो है वो एयरक्राफ्ट जब वापस टेक ऑफ कर रहा था, टेक ऑफ तो पहले से ही हो गया था लेकिन जैसे ही डाउन आकर के वापस वो टेक ऑफ कर रहा था, एलिवेट हो रहा था वापस, उस समय वो गिर गया। मैकेनिकल खामी के लिए आप मैकेनिकल विद्यार्थी होने के नाते क्या खामी देखते हैं इसके? कौन सा फोर्स था जो लगा नहीं जिसकी वजह से दोनों विमान गिर गए? ये घटना अहमदाबाद वाली जिसके अंदर टेक ऑफ किया 500 मीटर के बाद में फिर वो ऊपर नहीं उठ पाया, तो यहाँ बिल्कुल डाउन आया, उसके बाद में फिर सड़क, दोनों में कौन सा बल काम कर रहा था और जिसकी वजह से ये चीज हुई? सर एक नेगेटिव टर्न ग्रेविटेशन की वजह से सर, बट सॉरी सर मैं चलिए ठीक है। एक पूरा प्रश्न है, आप दिल्ली में रह रही है, एक 12 साल का बच्चा जो दिल्ली में निवास करता है, वो राजस्थान का बच्चा 12 साल का है। स्वास्थ्य संबंधी जो चीजें हो रही है वो दिल्ली के बच्चों के अंदर ज्यादा देखी जा रही है। दिल्ली का 12 साल का बच्चा जिसके अंदर नॉर्मल जो है ये चीजें जो है उसकी खराब हो सकती है। कौन कौन सी ऐसी चीजें जिसके अंदर अभी प्रदूषण ज्यादा चल रहा है, वो कह रहे हैं कि वहां पे बुजुर्गों को भी दमा जैसी शिकायतें मिल रही है। बच्चे में कौन कौन से विपरीत प्रभाव देखने को मिलते हैं? सर सबसे पहली चीज तो इम्यूनिटी काफी कमजोर हो रही है बच्चों की वहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से जल्दी कोल्ड फीवर ऐसी चीजें होती है। और सर फेफड़े खराब हो रहे हैं। और सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो ब्रेन है वहाँ का सिकुड़ रहा है धीरे धीरे, ऐसा कहा जाता है कि और बच्चों का डेवलपमेंट ही 5 साल की उम्र में सबसे ज्यादा होता है, 5 से 7 साल की उम्र तक। तो सर ये प्रॉब्लम्स जो मानसिक जो डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चों का जिस लेवल पे, उस लेवल तक नहीं हो पा रहा है सर। आपकी बॉडी में क्या क्या मतलब ऐसे लग रहा है जो प्रतिकूल प्रभाव राजस्थान की आबोहवा में तो दिल्ली की हवा में पड़ रहे हैं? सर मुझे खुद को पर्सनली फील होता है ये चीज तो कि जो हवा जब बाहर निकलते हैं तब भी पता लग जाता है कि हवा प्रदूषित है, जिस वजह से मैं जल्दी प्रोन हो जाती हूँ। हर चीज तबीयत जल्दी खराब होना, फीवर कोल्ड ऐसी चीजें होना वो जल्दी होती है। और इम्यूनिटी काफी कम हो गई है सर, बाहर का खाना और मेटाबॉलिज्म भी लो हो गया है। और सर मुझे लगता है कि लंग्स पे भी इसका ज्यादा समय तक रहने के बाद इस पर फर्क पड़ सकता है। ठीक है, आपका साक्षात्कार पूरा हुआ, ये आप दस। थैंक यू। यस, आउट। हमने आपसे 30-40 मिनट वार्तालाप की आपके सब्जेक्ट से, दिल्ली के बारे में भी और कुछ ऐसे करंट अफेयर्स के बारे में भी आपसे पूछा। अगर आपसे पूछें कि आपका मूल्यांकन आप स्वयं करें तो आप बताइए आपको कैसा इंटरव्यू आगे का सर एक तो मतलब ग्रेजुएशन फील्ड बहुत वीक है, ऐसा आप मानते हैं? सर बिल्कुल ही वीक है, आता नहीं। ठीक है। और सर एवरेज गया है सर, बाकी तो प्रयास तो कुछ। एक करंट अफेयर सर मैंने 3 दिन से न्यूज़पेपर पढ़ाई नहीं है, 3-4 दिन से मैं फॉलो नहीं कर पाई। चलिए ठीक है, तो हम आपको बताएं कि आपकी अप्रोच है वो पॉजिटिव है, आपका सिटिंग पोस्चर ठीक है, वे ऑफ कम्युनिकेशन इज क्वाइट गुड, आप सब जगह ग्लांस करते हैं, जो आपको नहीं आता उसके बारे में यूज हो रही है। लेकिन जैसा आपने उल्लेख किया अपने डेस्क के अंदर कि जिसके अंदर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पास आउट हैं 2015, तो उसके साथ में आपको थोड़ा न्याय करना होगा।
जस्ट जैसे हम लोगों ने जो प्रश्न आपसे पूछे ये बेसिक क्वेश्चन है गाड़ी से रिलेटेड तो कुछ और दिल्ली जब जुड़ गया आपके साथ में, तो दिल्ली में जैसे EQI आया तो उसके बाद पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग साथ आ गई। ठीक है। तो बस यही है, पॉलिटिक्स आप पढ़ के जाना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं, कौन सी नहीं है, फाइनेंस कमीशन भी जैसे आप भूल गए इसमें, है ना, तो इन सबको देखो। फिर ऐसे यूपीएससी को बुलवार्ड भी कहा जाता है ना, कि भाई हमारे संविधान को बचाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है, तो इस बारे में भी कोई क्वेश्चन पूछेगा। तो इसके अलावा जो मैकेनिकल के बेसिक क्वेश्चन है ना, एटलीस्ट आईसी इंजन के बारे में, फिर जैसे ईवी चला गए तो इसमें ईवी व्हीकल में बीएमएस होता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, उस पे थोड़ा गूगल करके देखना, 2-4 लाइन आपको आइडिया लग जाएगा। तो क्योंकि ये क्वेश्चन अमूमन पूछते हैं कि इसमें इंजन होता है कि उसमें नहीं होता, नहीं, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है। बाकी तो आईआर वगैरह के और आपने नाम लेके आईओटी, आप जैसे आप जो सब बोल रहे हो ना, उसी पे बहुत सारे यहाँ पे लिखे थे, तो उसी से मैंने क्वेश्चन आपको पूछा है। तो उनके ऊपर आपकी कमांड अच्छी हो तो फिर उन वर्ड्स को यूज कर। सर पिछली बार तो एवरेज ही मिले थे, कितने में 45 मिले थे। किनका बोलता मुझे शायद एनर्जी को भी वैसे रखना है। हेमंत प्रियदर्शी है ना, हेमंत प्रियदर्शी सर है, वो मैकेनिकल से ही। हाँ सर। और उनका डिफेंस स्टडीज में एमफिल किया हुआ है। तो जो प्रोफाइल पढ़ लेना सर की कौन कौन से क्या क्या, तो वहीं से पूछते हैं। बाकी आईआर तो सभी पूछते हैं, आईआर इकोनॉमिक के जो इशू है रिफाइंड को पूछेंगे। अब आप बताएं कि आप कुछ हमसे जो कुछ पूछना चाहती तो पूछिए आप। सर जैसे आपने पहले मुझे पूछा था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो और अब एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाह रहे हैं, साल ज्यादा हो गए, तो सर ये आंसर मतलब वही एक ही आंसर बनता है इसका कि आंसर उसके जो है कई आंसर बन सकते हैं। हाँ सर, वही कुछ बेटर आंसर आप बताइए। ईमानदारी से जो है ना वो बता दो। यही मैं 2015 के अंदर आपने जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे उस समय आपको मैकेनिकल में ही जाने का था, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे तब आपने बहुत सारे जो कह सकते हैं कि बाहर से जो गेस्ट आते हैं, कुछ और आते हैं, उससे आप इंस्पायर हुए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल में भारत हासिल नहीं कर सकता, इसके अलावा वो प्रशासनिक सेवा में भी जाने की औकात बहुत अच्छी से हो सकता है। इसके उदाहरण फिर आप बता सकते हो, जैसे आप इकोनॉमी यहाँ पे प्रवीण गुप्ता है IIT कानपुर से, ठीक है, फिर पुलिस कोर्ट में भी अगर वहां पे कोई बैठे वाले ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं जो समाज के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और एक आपकी जो टेक्निकल जो एक्सपर्टीज है वो कहीं ना कहीं काम में है ना, बिल्कुल। तो मैं प्रयास कर रही थी और शुरू से जैसे मेरे को मैंने कंप्लीशन किया उससे मैंने प्रयास शुरू कर दिया था। नेशनल बीच के अंदर मैंने SSC वाला एग्जाम भी दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। यद्यपि मेरा सिलेक्शन तो हो गया था लेकिन मेरा रुझान शुरू से लेकर कैब तक किसमें जाने का है, प्रशासनिक सेक्रेटरी कर सकते हो सचिव वाले में, क्योंकि आप ये थिंक टैंक की तरह काम कर रहे हो, बैठे बैठे लगे हुए हो, आपको रूल्स के बारे में बहुत सारी जानकारी है। एएसओ हो ना, कितने साल हो गए, 7 साल हो गए, तो 7 साल में तो एएसओ के पास में काफी कुछ जानकारी है रूल्स के बारे में। क्या व्हाई डोंट यू सिट इन फ्रंट ऑफ अस पीएससी में बैठे हो जबकि आप तो यूपीएससी में वहां देख रहे हो, तो आपकी इंस्पिरेशन तो उन कैंडिडेट्स को जानी चाहिए। हाँ सर, तो दीस आर द थिंग्स। देन आप अभी जो मेंशन करें उसमें सेक्रेटरीट आप करते हो उसमें, पर उसमें भी ये है कि सेंट्रल सेक्रेटरीट और राजस्थान के सेक्रेटरीट उनको तैयार, वो इतना मुश्किल नहीं रहेगा और उस पे डील करने का इतना चांस, वो इतना चांस रहेगा भी नहीं, बार बार वो उसी पे लेके जाएंगे। नहीं तो यूपीएससी भी कर लो, वहां पे कोचिंग भी है, ये भी है। पिछली बार यही वही लेके गए थे, इस बार ऐसा नहीं। ही पूछा था तब उन्होंने, मैंने बताया था सर मेरी कोई मतलब मैंने आरएस की तैयारी करी है और जनरली की आरएस की करी है, पर वो थोड़े माने नहीं थे इस बात को। कोई बात नहीं, आप तैयारी करो, चलिए ठीक है प्रिया, ठीक है।